ओके स्टूडेंट्स, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। ओके, ब्रेक से पहले हम लोग सर किसके बारे में पढ़ रहे थे? ब्रेक से पहले हम लोग टाइम कीपिंग क्या है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। टाइम कीपिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो सब हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद मेथड्स ऑफ टाइम कीपिंग के डिफरेंस मेथड्स क्या क्या होते हैं वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसके बाद हम लोगों ने ये डिस्कस किया व्हाट आर द रिक्विजिट्स ऑफ ए गुड टाइम कीपिंग सिस्टम। एक गुड टाइम कीपिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, उसके बारे में भी हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया। बिल्कुल। सो टाइम कीपिंग में हमने एक चीज बेसिकली सीखा कि टाइम कीपिंग का मतलब क्या है सर? रिकॉर्डिंग द अटेंडेंस ऑफ एम्प्लॉइज। कब एम्प्लॉइज ऑफिस में एंट्री करते, कब वो ऑफिस से एग्जिट करते, उसे सही तरीके से रिकॉर्ड करना, इसी को ही हमारा बोला जाता है टाइम कीपिंग सिस्टम। बिल्कुल। अब टाइम कीपिंग के बाद हम क्या डिस्कस करेंगे? हम बात करेंगे टाइम बुकिंग के बारे में। ओके, एम्प्लॉय कॉस्ट को अगर आपको कंट्रोल करना है सो ये और एक तरीका है जिसका नाम है टाइम बुकिंग। सर, टाइम कीपिंग का मतलब था रिकॉर्डिंग ऑफ अटेंडेंस ऑफ एम्प्लॉइज। तो टाइम बुकिंग का मतलब क्या है? देखो स्टूडेंट्स, कोई एक पर्सन अगर कोई एक एम्प्लॉय अगर टाइम में ऑफिस हमेशा 10 बजे आता है, ठीक है, ऑफिस हमेशा 10 बजे आ रहा है और 5 बजे जा रहे हैं, यानी कि हमेशा टाइम पे आता है, अटेंडेंस टाइम पे डालता है ऑफिस में और टाइम में ऑफिस में एंट्री करता है, पंक्चुअलिटी बहुत है। जरूरी नहीं है कि जो भी पंक्चुअलिटी में आ रहा है वो एक एफिशिएंट एम्प्लॉय हो, वो अच्छे से काम कर रहा है। ओके, हर जो स्टूडेंट कॉलेज जाता है, रेगुलरली क्लास अटेंड करता है, जरूरी नहीं है कि वो अच्छा स्टूडेंट हो सकता है कि वो सिर्फ जा रहा है, क्लास में बैठ रहा है, लेकिन उसकी दिल और दिमाग कहीं और जगह पे है। बिल्कुल बिल्कुल। सो इसी वजह से टाइम कीपिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम ये जज कर लेना कि हम सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस रिकॉर्ड करेंगे, ऑफिस में कब कोई एम्प्लॉय आता है एंड कब जाता है, उसी से हम उसकी एफिशिएंसी और हमारी जो लेबर कॉस्ट है उसे कंट्रोल करने की सोचेंगे, तो ये बहुत गलत होगा। क्योंकि हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय ऑफिस में एंट्री करेगा लेकिन वो कोई काम नहीं कर रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी उतना नहीं है जितना एक नॉर्मल एम्प्लॉय से होना चाहिए। तो इसी वजह से ये जो मेथड है टाइम बुकिंग, ये डेवलप हुआ है। टाइम बुकिंग क्या है? टाइम बुकिंग बेसिकली फोकस करता है कि एक एम्प्लॉय अगर ऑफिस में एंट्री करता है तो उसके बाद वो जो भी जॉब में या फिर जो भी प्रोजेक्ट में वो पार्टिसिपेट कर रहा है, वो कितना टाइम वहां पे स्पेंड कर रहा है। ओके, टाइम बुकिंग का मतलब क्या है कि एक एम्प्लॉय की हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, एक एम्प्लॉय कितना टाइम ड्यूरिंग द वर्क कितने जॉब को दे रहा है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, एक एम्प्लॉय कितना टाइम अपना अलोकेट कर रहा है, अगर वो 10 to 5 ऑफिस में रहता है ना, उसने क्या क्या काम किया है उससे रिकॉर्ड करना हम बोलेंगे टाइम बुकिंग। सो क्या दिया दे रखा है यहां पे देखिए, टाइम कीपिंग जस्ट रिकॉर्ड्स टाइम स्पेंड, सॉरी 1 मिनट, देखो, टाइम कीपिंग जस्ट रिकॉर्ड्स टाइम स्पेंड बाय द एम्प्लॉय in the premises for production but it does not show how much time a person spend on a particular job। टाइम कीपिंग सिर्फ हमें यह बताता है कि आपने प्रेमाइसेस में, आपने फैक्ट्री में कितना टाइम स्पेंड किया है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि एक पर्टिकुलर पर्सन कौन से काम में कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। और हमें वो चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट रेगुलरली कॉलेज आ रहा है उसका मतलब नहीं है कि वो अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। अगर कोई स्टूडेंट रेगुलर कॉलेज नहीं आ रहा है ना, तो भी अगर वो अच्छे से पढ़ाई करे तो अच्छी बात है। वैसे भी आजकल कॉलेज में अच्छा पढ़ाई होता कहाँ पे? बिल्कुल। सो टाइम बुकिंग का मतलब क्या है? टाइम बुकिंग रेफर्स टू, यहाँ पे जो आपका ओरिजिनली बुक में हाईलाइट हुआ है ना, टाइम बुकिंग रेफर्स टू ए मेथड वेयर इन ईच एक्टिविटी ऑफ एन एम्प्लॉय इज रिकॉर्डेड। जो भी काम एक एम्प्लॉय करेगा वो सारे के सारे काम को हम रिकॉर्ड करेंगे, कितना टाइम वो एक काम में स्पेंड कर रहा है वो भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। बिल्कुल, इसे ही बोला जाता है टाइम बुकिंग मेथड। ओके, अब ये टाइम बुकिंग से सर फायदा क्या होगा? 2-3 फायदे हो सकते हैं। नंबर 1, आप एक पर्टिकुलर जॉब की कॉस्टिंग निकाल सकते हो। मैं एक काम करता हूं, मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देता हूं। सपोज एक कारपेंटर, मेरा एक कारपेंटर का दुकान है, ओके, फर्नीचर का दुकान है। वहां पे 5 कारपेंटर जॉब करते रेगुलरली और उनकी एक दिन की सैलरी और उनकी एक दिन की जो वेज है ना वो 1000 रुपए का है।
मेरे दुकान पे 5 कारपेंटर है, मेरा एक फर्नीचर का दुकान है, वहां पे वो फर्नीचर बनाते हैं, फ्रेश फर्नीचर एज पर द डिमांड और एज पर द ऑर्डर ऑफ द कस्टमर। सो एक दिन क्या हुआ कि मैंने, अब एक पर्सन आ रहा है, सपोज मैंने टाइम रखा है 10 से 5 बजे तक, यानी कि जो भी कारपेंटर आएगा 10 से 5 आएगा, उसे ही मैं पूरा फुल्ली सैलरी पे करूंगा। ये तो हो गया टाइम कीपिंग। टाइम बुकिंग से सर हमें क्या फायदा होगा? टाइम बुकिंग से हम ये चेक करेंगे कि उस पर्टिकुलर कारपेंटर ने कौन कौन से फर्नीचर में कितना टाइम स्पेंड किया है, किस फर्नीचर को उसने कितना घंटा दिया है बनाने के लिए। सपोज एक कारपेंटर को मैं 1000 रुपए दे रहा हूं, राइट। 1000 रुपए देने के बाद वो क्या कर रहे हैं, एक दिन में एक बेड भी बना रहा है, एक टेबल भी बना रहा है, एंड एट द सेम टाइम एक चेयर भी बना रहा है। ओके, एक किंग साइज का टेबल बना रहा है, उसका सॉरी एक किंग साइज का बेड बना रहा है, और एक स्टडी टेबल बना रहा है बड़ा सा, और एट द सेम टाइम एक चेयर भी बना रहा है। तो तीनों चीजें एक दिन में वो बना रहा है। तो किसको कितना टाइम उसने दिया है, उसी हिसाब से इन प्रोडक्ट्स की कॉस्टिंग होगा, क्योंकि एक प्रोडक्ट बनाने में हमारा मटेरियल का कॉस्ट आएगा, लेबर का कॉस्ट आएगा एंड एक्सपेंसेस आएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो अगर हमें पता चल जाएगी कितना लेबर आवर, कितना उस प्रोडक्ट में स्पेंड हुआ है, कितना लेबर आवर इनकर्ड हुआ है, तो हम कॉस्ट आराम से निकाल सकते हैं उस प्रोडक्ट का। बिल्कुल। तो इसी वजह से टाइम बुकिंग से ये हमें पता चलता है कि एक पर्टिकुलर जॉब में या फिर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में या फिर प्रोडक्ट में कितना टाइम एक लेबर ने स्पेंड किया है, एंड उसकी जो कॉस्टिंग होगा वो अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से किया जाएगा। बिल्कुल। तो टाइम बुकिंग का एक फायदा तो ये कि ये कॉस्टिंग, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालने में हमें मदद करता है। सेकेंड जो है वो है मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी। ओके, जैसे मैंने बोला कि हर कोई अगर वो पंक्चुअलिटी कर रहा है ना, हर कोई टाइम में आ रहा है, ऑफिस 10 बजे आ रहा है, 5 बजे जा रहा है, दैट मीन्स वो एफिशिएंट है। ये जरूरी नहीं है कि वो एफिशिएंट एम्प्लॉय है। ओके, सो हम उसकी पंक्चुअलिटी से या फिर उसने जो टाइम प्रेमाइसेस के अंदर स्पेंड किया है उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि उसकी एफिशिएंसी मेजरमेंट नहीं कर सकते। हमें एक्चुअली परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा कि एक पर्सन कितना एक्चुअली काम कर रहा है। तो ये हम कैसे जान सकते हैं? टाइम बुकिंग के थ्रू हम ये पता कर सकते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द ऑफिस के टाइम पे जब वो काम कर रहा है, वो कौन सी काम पे कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, कितना वो आइडल टाइम ले रहा है, कितना वो ऑफिस के कैंटीन में जाके चाय समोसा खा रहा है, ठीक है, कितना वो दूसरे मतलब अपनी जो कॉलीग्स है उनकी कॉलीग्स के साथ वो क्या कर रहा है, कितने टाइम गप्पे लड़ा रहा है, कितने टाइम दूसरे जो ऑफिस में लड़कियां है उन्हें कब तक घूर रहा है, कब तक लाइन मार रहा है। तो ये सारे चीजें जो अनप्रोडक्टिव जो है ना, अनप्रोडक्टिव आवर्स जो है वो भी हमें निकाल सकते हैं। तो आइडियल टाइम अगर हम निकाल लेंगे तो उसकी एफिशिएंसी हम मेजर कर सकते हैं। तो ये एक फायदा है। तीसरा जो फायदा है वो है फिक्सेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो, एक एम्प्लॉय जितना रेस्पॉन्सिबल होगा ना, एक एम्प्लॉय जितना अच्छा होगा काम में, जितना एफिशिएंट होगा, आप क्या कर सकते हो, उसे उतना ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो। ठीक है, उतना बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की जो भार है उसे उसके हाथ में आप दे सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। सो इसी वजह से टाइम कीपिंग के थ्रू आपको पता चलता है कि कौन एक्चुअली में एक लीडर बनने की लायक है। ठीक है, कौन एक्चुअली में काम को लेकर सीरियस है, कौन कंपनी का ग्रोथ एक्चुअली सोच रहा है। ठीक है, ये सब आप पता कर सकते हो टाइम बुकिंग के थ्रू। और इसी से आप एक नए मेंबर को, सपोज कोई पर्सन है, एक स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने का स्टैंडर्ड टाइम है 5 आवर्स। कोई पर्सन है एफिशिएंसी के साथ उसको 3 आवर्स में कर रहा है विदाउट हैम्परिंग क्वालिटी, और कोई 7 आवर में कर रहा है। तो सर आगे जाके जब बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा आप किस पर्सन को दोगे, जो 3 आवर्स में कर रहा है। तो ये कहां से पता चलेगा, ये आपका पता चलेगा टाइम बुकिंग के थ्रू। ओके, सो टाइम बुकिंग के जो डाटा है ना वो आपको 2-3 चीजों में मदद करते हैं। So this data is further used for the measurement of time spent on a particular job for costing, measurement of efficiency and fixation of responsibility। देखो इस पॉइंट को थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। ओके, टाइम बुकिंग फॉर कॉस्टिंग, टाइम स्पेंड ऑन ए पर्टिकुलर जॉब और एक्टिविटी इज यूज्ड टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ द जॉब और एक्टिविटी। जैसे मैंने बोला कि जब आपको पता चल जाएगा कि एक पर्टिकुलर जॉब में या फिर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में एम्प्लॉय ने कितना, एक लेबर या फिर एम्प्लॉय ने कितना टाइम स्पेंड किया है, तो उसका कॉस्ट निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सिमिलरली
टाइम बुकिंग फॉर मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी। ओके, आप एफिशिएंसी मेजर कर सकते हो। द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉइज इज मेजर बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल टाइम टेकन बाय द एम्प्लॉय विद द स्टैंडर्ड टाइम दैट हैड बीन टेकन। हम स्टैंडर्ड टाइम के साथ एक्चुअल टाइम को कंपेयर कर लेंगे। हमारा स्टैंडर्ड टाइम है 5 आवर्स, जिसने 7 आवर लिया है वो इनएफिशिएंट है, वो ज्यादा आइडल टाइम इनकर कर रहा है, तो उस टाइप के एम्प्लॉय को हमें प्रमोट नहीं करना है, पनिश करना है। और जो 3 आवर में कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट एम्प्लॉय है, तो उससे हमें प्रमोट करना चाहिए, ये भी पता चल जाएगा। उसके बाद आता है टाइम बुकिंग फॉर फिक्सेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, यहाँ पे क्या आ रहा है, द टाइम बुकिंग डाटा इज यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ द वेरिएंस इन टाइम टेकन बाय द एम्प्लॉय ऑन ए पर्टिकुलर job or process with respect to standard time to see the region of variance. The region of variance is further classified as a controllable and uncontrollable. The controllable region are those which can be avoided by the due care and efficiency. On the other hand, the uncontrollable region cannot be avoided under normal circumstances. देखो दो चीजें, अगर आपका स्टैंडर्ड टाइम एक्चुअल टाइम, अगर कोई एफिशिएंट एम्प्लॉय है तो आप उसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी दोगे। और एक और भी चीज है, अगर कोई लॉस हो रहा है ड्यू टू प्रॉपर और ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर सुपरविजन या फिर ड्यू टू इनएफिशिएंसी, तो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको मिलना चाहिए। सपोज एक प्रोजेक्ट था जिसे हमें 100 आवर में, सपोज एक प्रोजेक्ट था जिसे हमें 100 आवर्स में करना था, ठीक है, लेकिन हमने एक्चुअली किया 150 आवर्स में, बहुत ज्यादा हो रहा है, 125 आवर्स ले लेते हैं, 120 आवर्स ये सही है। तो सर हमने एक्स्ट्रा कितना आवर लिया है, 20 आवर्स का, बिल्कुल। सो ये जो 20 आवर्स का कॉस्ट है उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी किसे जाना चाहिए? क्या ये इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयज को जाना चाहिए, क्या ये कंपनी बियर करना चाहिए, क्या इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट को जाना चाहिए? तो ये भी एक है ना, जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रहा है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, वो किसके ऊपर चार्ज किया जाएगा? तो आप क्या करोगे, थ्रू टाइम बुकिंग एक्चुअल टाइम टेकन इसको कंपेयर कर सकते हो आप स्टैंडर्ड टाइम के साथ। ओके, आपका स्टैंडर्ड टाइम कितना था और आपने एक्चुअल टाइम कितना लिया है। अब इससे आप क्या कर सकते हो, जो वेरिएंस आ रहे हैं, जो 20 आवर्स का आपका वेरिएंस आ रहा है, इस 20 आवर के वेरिएंस को आप कंपेयर कर सकते हो कि क्या ये कंट्रोलेबल था, क्या ये अनकंट्रोलेबल था। अनकंट्रोलेबल का मतलब है, अनकंट्रोलेबल का मतलब है सर, जैसे आपका ब्रेक मिलेगा, लंच ब्रेक, ठीक है, या फिर बीच में आपको एक टी ब्रेक मिलेगा। कोई पर्सन कंटिन्यूअसली 8 आवर जॉब नहीं कर सकता, 8 आवर मैनुअल वर्क या फिर फिजिकल लेबर नहीं कर सकता, या फिर ऑफिस में एक टाइम पे नहीं बैठ सकता, उसे थोड़ा बहुत ब्रेक तो चाहिए। तो अगर आपने ये जो 100 आवर डिसाइड किया है ना स्टैंडर्ड आवर, वो विदाउट कंसीडरिंग ब्रेक्स एंड लंच टाइम वगैरह है, लंच ब्रेक वगैरह या फिर रेस्ट के वगैरह है, तो यहाँ पे तो आप कंट्रोल कभी कर ही नहीं सकते, ये तो अनकंट्रोलेबल है, क्योंकि आज ए ह्यूमन, हमें थोड़ा सा तो ब्रेक चाहिए, हम तो रोबोट्स नहीं है। लेकिन अगर आपका पावर फेलियर हुआ है या फिर एम्प्लॉय आइडल टाइम, एम्प्लॉय एबनॉर्मल आइडल टाइम, एम्प्लॉय किसी के साथ ऑफिस के कैंटीन में बैठ के गप्पे लड़ा रहा है, ठीक है, या फिर लड़कियों को घूर रहा है, तो ये सारे तो कंट्रोलेबल है ना। थ्रू प्रॉपर डिसिप्लिन मेजरमेंट, प्रॉपर गाइडेंस आप क्या कर सकते हो, एम्प्लॉय को कंट्रोल कर सकते हो। तो आपको ये पता चल जाएगा कि कंट्रोलेबल, वो जो आपका जो डिफरेंस आया है, आपका जो वेरिएंस आया है विथ एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड, वो कंट्रोलेबल है या फिर वो अनकंट्रोलेबल है। अगर वो कंट्रोलेबल है तो आपको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है, आपको प्रॉपर मेजर्स लेने चाहिए। अगर वो अनकंट्रोलेबल है तो आपको नेक्स्ट टाइम जब आप स्टैंडर्ड फिक्स करोगे, वो ये अनकंट्रोलेबल को कंसीडर में लेके करना है, और उसका जो वैल्यू है वो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज किया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। ओके, सो जो कंट्रोलेबल है वो तो नॉर्मल कॉस्ट में आ जाएगा, जो अनकंट्रोलेबल है वो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किया जाएगा। एम्प्लॉय को हम पनिश कर सकते हैं, बिल्कुल। उसके बाद सर आता है इसके बाद आता है टाइम मेथड्स ऑफ टाइम बुकिंग। देखो मेथड्स ऑफ टाइम बुकिंग सर क्या क्या है, टाइम बुकिंग आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। जैसे टाइम कीपिंग के लिए हमारे दो मेथड्स थे ना, एक था मैनुअल मेथड, एक था मैकेनिकल और ऑटोमेटेड मेथड, जिसमें बायोमेट्रिक आता था, पंच कार्ड वाला जो आई कार्ड होता है वो आता था। मैनुअल में आपका रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्टर होता है ना, नॉर्मल रजिस्टर, डेली रजिस्टर, वो आता था। सिमिलरली टाइम को हम सर कैसे बुक कर सकते हैं, टाइम बुकिंग के लिए भी कुछ मेथड्स है। इसमें दो मेथड है, एक है आपका डेली टाइम शीट और एक है आपका वीकली टाइम शीट। अब देखो
हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एम्प्लॉय ने, अगर आपका बहुत मतलब एक पर्टिकुलर प्रॉपर सुपरवाइजर है तो वो क्या कर सकता है, इन लोगों को सुपरवाइज कर सकता है। लेकिन जो भी बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते हैं ना, जहां पे बड़े बड़े फैक्ट्रीज है, जहां पे प्रॉपर सुपरविजन पॉसिबल नहीं है, उस टाइम पे आप क्या करोगे? तो इसके लिए एम्प्लॉयज को एक डेली सीट दिया जाता है, ठीक है, एक डेली पेपर दिया जाएगा कि जो भी आपको काम असाइन हुआ था ना, जो भी आपको वर्क असाइन हुआ था, आपने उसमें क्या क्या काम आज के डेट में किया है, आपको डेट मेंशन होगा, आपने आज के डे में क्या क्या काम किया है उसे लिखना है वहां पे, ठीक है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, टाइम बुकिंग कर सकते हैं, उसे स्टैंडर्ड के साथ एक्चुअल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। सपोज मैं एक फैक्ट्री का एग्जांपल लेते हैं, टाटा का एग्जांपल लेते हैं। मैं टाटा की फैक्ट्री में गया और मैं वहां पे काम कर रहा हूं, तो टाइम जो डेली टाइम शीट होता है ना, वो क्या होगा, सारे एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉइज है, जितने भी लेबर है, सबको एक एक काम दिया जाएगा, एक एक कार्ड दिया जाएगा या फिर सीट दिया जाएगा, ठीक है, एक पेपर दिया जाएगा कि जो भी आप काम कर रहे हो उससे वहां पे लिखो कि कितने टाइम से कितने टाइम आपने काम किया है और बाकी के जो टाइम है वो आप क्या कर रहे थे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि सर आइडियल टाइम कितना है। ओके, जो टू डू लिस्ट होता है ना, जैसे आप डेली डायरी रिकॉर्डिंग करते हो कि यहाँ से मतलब सपोज 6 से 7 में पढ़ाई करूंगा, 7 से 8 में क्वेश्चन करूंगा, ये होता है ना। सिमिलरली इसी तरह से डेली टाइम शीट में जो भी एम्प्लॉय जितना भी ऑफिस में टाइम स्पेंड करते और जो भी काम करते वो रिकॉर्ड करते, बिल्कुल। अब इसका एक एडवांटेजेस भी है कि आपको पर्टिकुलरली हमेशा पता चलेगा कि एम्प्लॉय कहाँ से कहाँ तक काम कर रहे हैं, वो खुद रिकॉर्ड करेगा। तो उसका एक चीज हमें पता चल गया कि वो इनएफिशिएंट एम्प्लॉय है या फिर वो एफिशिएंट एम्प्लॉय है, और कितना काम हुआ है उसे हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन एक जो मेजर ड्रॉबैक इस फैक्टर का और ये जो मेथड का, वो ये है, मेजर ड्रॉबैक क्या है सर, आपके पास पेपर वर्क बहुत ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि सपोज सोचो कि एक फैक्ट्री में 2000 एम्प्लॉइज है, एक बड़ा सा फैक्ट्री, और वहां पे 2000 एम्प्लॉय, 2000 एम्प्लॉय जॉब कर रहे हैं। ओके, 2000 एम्प्लॉय जब अपनी सीट लिखेंगे ना, तो 2000 सीट को एनालिसिस सर कौन करेगा, ठीक है, वो एक मेजर डिसएडवांटेजेस है। तो ये डेली टाइम सीट का मतलब वही है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है बुक में। इन दिस मेथड ईच वर्कर रिकॉर्ड्स द टाइम स्पेंड बाय हिम on the work during the day for which seat is provided to each worker, ठीक है। जो भी एक वर्कर काम कर रहा है पूरे दिन में, वो एक सीट के अंदर लिखेगा जो कि ऑलरेडी कंपनी की तरफ से उसे प्रोवाइड किया गया होगा। The time spent is the time is recorded daily and hence accuracy is maintained. However, the main limitation, जो मेन डिमेरिट है ना इस मेथड का, वो ये है, the main limitation of this method is a lot of paperwork is involved as daily sheet are maintained on daily basis by each worker. ईच वर्कर डेली बेसिस में वो मेंटेन करेंगे, तो इसी वजह से जो वर्क पेपर वर्क है ना वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल सर। उसके बाद चलते हैं वीकली टाइम शीट। अब ये थोड़ा सा डेली टाइम शीट था ना, थोड़ा सा कम करके आप वीकली टाइम शीट कर लोगे कि एक वीक के लिए आपने एक टाइम शीट दे दिया, एक लेटर आपने एक पेपर दिया कि आपने पूरे वीक में कितना काम किया है वो आप रिकॉर्ड करो, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि ये सिमिलर मेथड है, लेकिन डेली से क्योंकि आप वीकली कर रहे हो तो पेपर वर्क थोड़ा सा कम हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे थोड़ा सा चांस है इनएक्यूरेसी का, रादर देन अगर हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग टू डेली टाइम सेट, यहाँ पे इनएक्यूरेसी का चांसेस थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि नॉर्मली कितने टाइम से कितने टाइम किया था एक पर्सन में भी वो क्या कर सकता है, जो भी काम किया है पर्टिकुलर वीक में वो पूरा एंड में अगर रिकॉर्ड करेगा ना तो वो भूल सकता है कि हाँ मैंने संडे को ये काम, सॉरी मंडे को ये काम किया था और वेडनेसडे में ये काम किया था और सैटरडे में ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। सो पूरा का पूरा काम एक्यूरेटली रिमेंबर, एक्यूरेटली अपनी मेमोरी में रखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है फॉर लेबर्स। ओके, सो क्या डिफरेंस है? द ओनली डिफरेंस बिटवीन द डेली टाइम शीट एंड वीकली टाइम शीट इज दैट दिस टाइम शीट्स आर मेंटेन ऑन वीकली बेसिस. This means that each worker prepares these sheets weekly rather than daily. This helps in reducing the paperwork to the great extent. The only care to be taken is that since information is filled up on a daily basis, there may be inaccuracies and hence filling of information should be done daily basis only. ठीक है, यहाँ पे वीकली बेसिस होना चाहिए सर, यहाँ पे गलत लिखा है ये. ओके, यहाँ पे पॉइंट ये है कि आपको एक कार्ड तो दिया जा रहा है डेली, मतलब वीकली, पूरा वीक के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं ना वो उस सीट में
है तो वो वीकली सीट, क्योंकि वीकली आफ्टर द वीकेंड वो क्या किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा। लेकिन आपको उसमें डेली क्या करना चाहिए, डेली जो अभी आपने काम किया है वो रिकॉर्ड करना चाहिए, वरना ये जो मेथड है ना वो इनएक्यूरेसीज लाएगा। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि कोई एम्प्लॉय मंडे में जो भी काम कर रहा है, हो सकता है प्रोबेबली वो एक्यूरेटली प्रॉपरली कितने टाइम से कितने टाइम वो काम किया था वो याद नहीं कर पाए ऑन सैटरडे। तो पूरा वीकेंड में अगर आप रिकॉर्ड करने जाओगे तो ये मेथड उतना एक्यूरेट आपको नहीं शो करेगा। लेकिन अगर आप डेली उस सीट में रिकॉर्ड कर रहे हो एंड वीकली एनालिसिस कर रहे हो तो ये मेथड बहुत अच्छा है रादर देन डेली टाइम सीट। उसके बाद आता है जॉब टिकट्स। अब सर ये मेथड क्या है, ये क्या होता है ना, जैसे डेली टाइम शीट होता है कि आप आ रहे हो ऑफिस में, आप फैक्ट्री में आ रहे हो, अपना रैंडम आपका जो भी रेगुलर वर्क है वो कर रहे हो और आप उसे रिकॉर्ड कर रहे हो। लेकिन अगर आप जॉब बेसिस पे कर रहे हो ना, तो आपको क्या करना है, जॉब बेसिस पे एक टिकट दिया जाएगा, मतलब एक सीट दिया जाएगा, उसी में आपको रिकॉर्ड करना है कि आपने उस पर्टिकुलर जॉब के रिलेटेड क्या क्या काम किया। मैं आपको हाल ही में एक एग्जांपल दे रहा था कि मेरा एक सपोज फर्नीचर का दुकान है और वहां पे 5 कारपेंटर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और पांचों को पांच कारपेंटर के लिए अभी मेरे पास 5 कस्टमर से 5 किंग साइज बेड की ऑर्डर है। तो मैंने क्या किया, एक एक कस्टमर को एक एक ऑर्डर, मतलब एक एक सीट दे दिया कि आपको इस वाले कस्टमर के लिए बेड बनाना है, आपको इस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए बेड बनाना है और आपको इस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए बेड बनाना है। या फिर बेड हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल। तो मैंने सबको एक एक काम असाइन कर लिया और सबको एक एक सीट दे दिया और उसमें पर्टिकुलरली लिखा है कि ये कस्टमर का ये डिमांड है और आपने इस पर्टिकुलर बेड में क्या क्या काम किया है वो रिकॉर्ड करिए। अब आप 2 दिन लीजिए, 3 दिन लीजिए, जितना भी दिन लीजिए, लेकिन आपको डेली हर एक काम का रिकॉर्ड नहीं करना है। आपको उस पर्टिकुलर जॉब में, पर्टिकुलर बेड बनाने में क्या क्या आपने काम किया है वो आपको रिकॉर्ड करना है। तो इससे क्या होगा, ये जो मेथड है ना, ये जैसे इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट या फिर इंडिविजुअल जॉब्स जहां पे लिया जाता है ना, बड़े फैक्ट्री में जहां पे जॉब कॉस्टिंग मेथड एप्लीकेबल होता है, वहां पे ये जॉब टिकट बहुत हेल्प करता है टाइम बुकिंग के केस में। क्योंकि जैसे अगर आप टेलर के पास जाओगे तो ब्लेजर अगर किसी टेलर को आपने बनाने के लिए दिया है, ठीक है, तो वो भी हो सकता है कि एग्जाम्पल, या फिर जैसे मैंने फर्नीचर का एग्जांपल लिया जहां पे बाय ऑर्डर प्रोडक्ट बनता है, तो वहां पे भी एक जॉब टिकट फॉलो हो सकता है। आप एक लेबर को दे दो कि आपने इस पर्टिकुलर जॉब में क्या क्या काम किया है वो रिकॉर्ड करके हमें दीजिए, बिल्कुल, ओके। उसके बाद आता है लेबर कॉस्ट कार्ड। अब ये लेबर कॉस्ट कार्ड सर क्या होता है, लेबर कॉस्ट कार्ड सिमिलर टू जॉब टिकट ही होता है, लेकिन ये ग्रुप में दिया जाता है। सपोज एक बेड बनाने के लिए 3 कारपेंटर मेरे पास है, एक ही बेड बन रहा है, बड़ा सा बन रहा है, थोड़ा लग्जूरियस बेड है, और उसे 3 वर्कर बना रहे हैं। तो कोई उसका बेस बना रहा है, कोई इसका जो पैर है वो बना रहा है, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। मैं क्या करूंगा, मैं एक ही कार्ड दे दूंगा वो जॉब का, ठीक है, और जो भी ग्रुप में वो पर्सन काम कर रहे हैं ना, वो अपना रिकॉर्ड करेंगे कि मैंने ये काम किया है, मैंने इस वाला पार्ट को जो प्रोडक्शन है उस वो किया है, मैंने इस वाले पार्ट को असेंबली किया है। तो इस तरह से जॉब लेबर कॉस्ट कार्ड में क्या होगा, सारे के सारे पर्सन के लिए एक कार्ड दिया जाएगा। इसमें पेपर वर्क थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, जितना जॉब आएगा उतना कार्ड। जॉब टिकट में क्या होता है, मैं सारे के सारे एम्प्लॉइज को क्या कर रहा हूं, अलग अलग कार्ड दे रहा हूं। लेकिन लेबर कार्ड में क्या हो रहा है, लेबर कॉस्ट कार्ड में सारे के सारे एम्प्लॉइज के लिए एक ही कार्ड है, ओके। तो एक बार पढ़ते, दिस कार्ड इज मेंट फॉर ए जॉब व्हिच इन्वॉल्व सेवरल ऑपरेशंस और स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन। जैसे मैंने बोला कि एक जॉब में सेवरल स्टेजेस होते हैं कि आपको पहले पैर बनाना है, उसके बाद पूरी बॉडी बनानी है एक बेड में, तो उसकी जो भी साइड्स है वो बनाना है। तो बहुत सारे स्टेजेस है। यहाँ पे क्या होगा, इंस्टेड ऑफ गिविंग 1 कार्ड टू ईच वर्कर, ओनली 1 कार्ड इज पास ऑन टू ऑल वर्कर्स एंड टाइम टेकन ऑन जॉब इज रिकॉर्डेड बाई ईच वन ऑफ देम, ओके। सारे के सारे एम्प्लॉइज को अलग अलग कार्ड देने के अलावा मैं क्या करूंगा, मैं एक ही कार्ड दे दूंगा पूरे एक बेड के लिए एक कार्ड, ठीक है। अब जिन लोगों ने भी उस बेड में काम किया है, जो जितना काम किया है वो रिकॉर्ड करेगा, बिल्कुल सर। उसके बाद दिस कार्ड शोज द एग्रीगेट लेबर कॉस्ट ऑफ द जॉब फॉर द प्रोडक्ट। इसमें फायदा क्या होगा कि जितना भी टोटल लेबर कॉस्ट है वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए वो हमें पता चल जाएगा और हम कॉस्ट डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ओके। टाइम एंड जॉब कार्ड सर क्या है, टाइम एंड जॉब कार्ड दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि जो डेली और वीकली टाइम शीट है उसका एंड लेबर कॉस्ट कार्ड का दोनों का कॉम्बिनेशन है टाइम एंड जॉब कार्ड।
तो आप जॉब के लिए भी कार्ड दे रहे हो, मतलब एक पर्टिकुलर जॉब के लिए भी कार्ड दे रहे हो और उसे डेली भी रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो वो है आपका टाइम एंड जॉब कार्ड। बिल्कुल बिल्कुल। अब स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट जो थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है वो ये आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग। सर टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, ओके बता दीजिए हमें सर। बिल्कुल। सो टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग में मेजर क्या डिफरेंस है, दोनों का मेन मोटिव क्या है वो हमें फोकस करना पड़ेगा। ओके, टाइम कीपिंग आपका किसमें कंसर्न करता है, टाइम कीपिंग कंसर्न विथ द अटेंडेंस एंड वेज कैलकुलेशन ऑफ द एम्प्लॉइज। ओके, टाइम कीपिंग आपका मेनली फोकस करता है कि एम्प्लॉय कब ऑफिस आ रहे हैं और कब वो ऑफिस से जा रहे हैं उसे रिकॉर्ड करने में। बिल्कुल। लेकिन टाइम बुकिंग किस में फोकस करता है, टाइम बुकिंग फोकस ऑन द रिकॉर्डिंग ऑफ द टाइम एक्चुअली स्पेंड बाय ए वर्कर ऑन वेरियस जॉब्स, प्रोसेसेस एंड ऑपरेशंस। टाइम बुकिंग ये चेक करता है कि एक एम्प्लॉय ऑफिस आने के बाद, ऑफिस में एंटर करने के बाद वो क्या क्या काम कर रहा है, ठीक है, कौन सी ऑपरेशन में वो कितना टाइम दे रहा है। ये है टाइम बुकिंग का मेन ऑब्जेक्टिव और मेन पर्पस। ओके, टाइम बुकिंग कहां पे ज्यादा फोकस करता है, टाइम कीपिंग एम्स एट एंश्योरिंग इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर टाइम एंड कंप्यूट द टोटल वेजेस पेएबल टू द वर्कर। जहां पे आपका पेमेंट टाइम बेसिस पे हो रहा है ना, तो उस केस में टाइम कीपिंग क्या करता है, टाइम कीपिंग ये देखता है कि ऑफिस में आपने कितना टाइम स्पेंड किया है और उसी हिसाब से आपको सैलरी मिलना चाहिए। टाइम बुकिंग क्या करता है, टाइम बुकिंग नेसेसरी फॉर द असर्टेनिंग लेबर कॉस्ट फॉर एवरी जॉब, प्रोवाइडिंग टाइम बेसिस अप्रोक्सीमेंट ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस एंड कंट्रोलिंग आइडल टाइम। टाइम बुकिंग का ये मतलब है कि एक जॉब के लिए हम कितना लेबर कॉस्ट चार्ज करेंगे वो भी तो फाइंड आउट करना है। बिल्कुल। नेसेसरी असर्टेनिंग द लेबर कॉस्ट फॉर एवरी जॉब, ईच एंड एवरी जॉब के लिए लेबर कॉस्ट कितना चार्ज किया जाएगा वो फाइंडिंग करना। दूसरा है लेबर आइडल टाइम को कंट्रोल करना, एंड तीसरा है ओवरहेड्स जो है ना उससे अप्रोक्सीमेशन करना राइट बेसिस पे। बिल्कुल। इन्वॉल्व्स मेकिंग द स्टार्ट एंड एंडिंग टाइम ऑफ ए वर्कर शिफ्ट। ओके, सो यहां पे टाइम कीपिंग क्या करता है, जो वर्कर्स है उनके लिए स्टार्टिंग टाइम एंड एंडिंग टाइम ऑफ ए शिफ्ट वो डिसाइड करता है कि कब आपको ऑफिस आना है, कब आपको ऑफिस से जाना है। ओके, यहां पे ये क्या है, इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग द टाइम व्हेन ए जॉब वाज स्टार्टेड एंड फिनिश्ड बाय द वर्कर। इसका मेन काम है कि ये जब एक वर्कर जॉब स्टार्ट करता है वो रिकॉर्ड करेगा, जब वो जॉब एंड करेगा, जब वो काम ऑफ कर लेगा उसे भी क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। तो उसके बीच में जो टाइम है वो रिकॉर्ड करेगा। ओके, फोकस ऑन रेगुलर पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन इन द फैक्ट्री। यहाँ पे क्या है, फैसिलिटेट द फिक्सेशन ऑफ डिफरेंशियल पीस रेट एंड मीटिंग द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। देखो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, क्या दोनों का पर्टिकुलरली क्या दोनों का काम है, दोनों का टारगेट क्या है और दोनों क्या करते हैं। बिल्कुल। नंबर 1 इसका क्या काम है, अटेंडेंस रिकॉर्ड करना, ऑफिस में कब एम्प्लॉय आए कब गए बस उसे ही रिकॉर्ड करना, इसे बोलेंगे टाइम कीपिंग। इसका क्या काम है, एक ऑफिस में एक एम्प्लॉय ऑफिस में एंट्री करने के बाद वो कौन कौन से काम पे कितना टाइम स्पेंड करता है वो रिकॉर्ड करना। ठीक है, वो है आपका टाइम बुकिंग का मेन काम। ठीक है, दोनों का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टाइम कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है कि आपको निकालना है कि एम्प्लॉय ने कितना टाइम ऑफिस में स्पेंड किया है एंड उसी हिसाब से उसे सैलरी मिलना चाहिए। लेकिन टाइम बुकिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, टाइम बुकिंग का सैलरी देना ऑब्जेक्टिव नहीं है। टाइम बुकिंग का ऑब्जेक्टिव है कि अगर एम्प्लॉय जो जो जॉब अंडरटेक कर रहा है, जो जो भी काम वो एम्प्लॉय कर रहा है, उस पर्टिकुलर जॉब के लिए कितना कॉस्ट हम चार्ज करेंगे। जितना भी एम्प्लॉय प्रोजेक्ट में हैंडल कर रहा है, ओके, जितने भी प्रोजेक्ट में वो पार्टिसिपेट कर रहा है, ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट के लिए हम एम्प्लॉय का कॉस्ट कितना डालेंगे। उसके बाद और एक ऑब्जेक्टिव है कि ओवरहेड्स को एलोकेट करना है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो एम्प्लॉयज के आइडल टाइम है उसे कंट्रोल करना। डन सर, डन। इसमें जो मेन काम है आइडल टाइम का, आपका जो टाइम कीपिंग है, टाइम कीपिंग का काम कब स्टार्ट होता है, जब एक एम्प्लॉय ऑफिस में एंट्री करता है, और एंड कब होता है, जब ऑफिस से वो एग्जिट ले लेता है। एंट्री का टाइम रिकॉर्ड करना, ऑफिस का एग्जिट का टाइम रिकॉर्ड करना, एक एम्प्लॉय का जो शिफ्ट है ना उसकी टाइम को रिकॉर्ड करना, ये है टाइम कीपिंग का मेन काम। टाइम बुकिंग का अगर हम काम के बारे में बात करें, टाइम बुकिंग क्या करता है, टाइम बुकिंग जब एक एम्प्लॉय जॉब स्टार्ट करता है वहां से रिकॉर्ड करता है, जब वो जॉब एंड कर रहा है कितना टाइम वो ले रहा है। ओके, और इसमें टाइम बुकिंग बेसिकली फोकस करता है कि भाई वर्कर जो है वो पंक्चुअलिटी है कि नहीं,
वर्कर जो है वो डिसिप्लिन में ऑफिस आ रहा है कि नहीं। लेकिन टाइम बुकिंग क्या करता है, टाइम बुकिंग पीस रेट वगैरह निकालने में मदद करता है, जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस है उसे फोकस करने में मदद करता है। ओके, तो ये है बेसिकली टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग के बीच में डिफरेंस। सर क्या सिर्फ यही दो मेथड है जिसमें हम एम्प्लॉय कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर एम्प्लॉय कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं? नहीं, इसके अलावा बहुत सारे एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट तरीके। ओके, क्या बोला मैंने, बेसिकली बहुत सारे एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट मेथड्स है जिसे फॉलो करके भी हम क्या कर सकते हैं, लेबर कॉस्ट को कम कर सकते हैं। इसमें मेजर आते हैं 2-3 स्टडीज। ओके, एक है आपका वर्क स्टडी, एक है आपका टाइम स्टडी और एक है आपका मोशन स्टडी। ओके, हम वर्क को स्टडी करेंगे, जो एक एम्प्लॉय काम कर रहा है उसमें से क्या होगा सर, ये मेथड क्या करता है वो भी डिस्कस करेंगे, और टाइम स्टडी क्या होता है, मोशन स्टडी क्या होता है। चलिए, वर्क स्टडी का मतलब क्या है सर? वर्क स्टडी का मतलब है एक वर्क को करने के लिए, ठीक है, एक वर्क को सही ढंग से कैसे किया जा सकता है, ठीक है, एक वर्क को जल्दी से जल्दी कैसे किया जा सकता है, वो है आपका वर्क स्टडी। ओके, सो वर्क स्टडी इज ए सिस्टमेटिक, क्या है, वर्क स्टडी इज ए सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच टू एनालाइज एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द वर्क प्रोसेसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि हमें चिकन करी बनाना है। सर कितना टाइम लगेगा चिकन करी बनाएंगे? तो सपोज कोई इन एफिशिएंसी या फिर कोई न्यू कमर्स है, जो कि नया मतलब कुकिंग सीख रहा है, कोई पर्सन है, तो उसे शायद मैक्सिमम 1.5 आवर्स, सॉरी 1.3 नहीं, 1 मिनट, 1.5 आवर्स लग सकता है सर अच्छे से चिकन करी बनाने में के लिए। ओके, कोई अगर इंटरमीडिएट वाला है तो उसके लिए 1 आवर लग सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करोगे किसी शेफ का ना, तो वो 25 मिनट्स में बना लेगा। किसी शेफ की अगर बात करोगे तो वो क्या करेगा, 25 मिनट्स में आपके लिए चिकन करी बना लेगा और आपसे ज्यादा बेहतर बनाएगा। ओके, अगर मैं अभी बात करूं ना कि आपको सर कॉस्टिंग पेपर रिवाइज करना है, ठीक है, मैं कॉस्टिंग पेपर आपके लिए 4-5 घंटे में पूरा का पूरा रिवाइज कर सकता हूं, क्योंकि मुझे वो टेक्निक पता है, मुझे वो प्रोसेस पता है कि किस मेथड में आपको पढ़ना है। लेकिन शायद लोगों का 2-3 दिन लेने के बाद भी पूरा का पूरा फुल रिवीजन नहीं हो पाता। एग्जाम से पहले, सीएमए के एग्जाम से पहले आपको क्या होता है, आपको 1 दिन का गैप मिलता है ना, अगर आप सिंगल ग्रुप अपेयर कर रहे हो, ठीक है, सीएमए भी आपका 1 दिन का गैप मिलता है, तो लोग उसी 1 दिन के गैप में भी पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं कर पाते, या फिर एग्जाम से पहले भी पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं कर पाते, ठीक है। कैसे एक स्टूडेंट जो रैंकर होता है ना, वो कैसे अपनी फुल सिलेबस रिवाइज कर लेता है बहुत कम टाइम में, कैसे आप लोग नहीं कर पाते, क्योंकि आपने सही प्रोसेस को नहीं अपनाया है। तो जैसे सेम चिकन है, ठीक है, कोई 1.5 आवर में बना रहा है, कोई 1 आवर में बना रहा है और कोई 25 मिनट में बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि एक प्रोसेस होता है। अगर आप किसी शेफ की रेसिपी देखोगे ना, यूट्यूब वगैरह में देखोगे, या फिर जब मास्टर शेफ होता है ना उसकी कंपटीशन देखोगे, तो वो लोग ऑलरेडी उन्हें पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए, किस प्रोसेस के बाद क्या करना चाहिए। तो जो आइडल टाइम है वो नहीं रहता है बिल्कुल। ओके, सो वर्क स्टडी का मतलब है कि आप अपने एम्प्लॉइज जो भी काम कर रहे हैं ना, आप उन्हें स्टडी करोगे। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा टाइम लगता है कि हम कहां पे एलिमिनेट कर सकते हैं आइडल टाइम, कहां पे एम्प्लॉय किस प्रोसेस को पहले करने से आपकी एम्प्लॉय आइडल नहीं रहेगा, ठीक है, किस प्रोसेस को आपका पहले करने से एम्प्लॉय आपका आइडल नहीं रहेगा। ये बेसिकली आपका वर्क स्टडी में मेनली फोकस किया जाता है। ओके, वर्क स्टडी इज ए सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच टू एनालाइज एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द वर्क processes within an organization. It is a set of technique and methodology aimed to optimize the utilization of resources, enhancing the productivity and minimizes the wastages. Okay, मेनली वर्क स्टडी का मतलब क्या है कि कितने क्विकली हम ऑपरेशन कर सकते हैं, सो दैट हमारा रिसोर्सेस बेस्ट यूटिलाइज होगा, सो दैट हमारी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो पूरा का पूरा ऑप्टिमाइज होगा, हमारा एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट होगा और अल्टीमेटम हमारा कॉस्ट कम आएगा। देखो, अगर कोई पर्सन 1.5 आवर में कर रहा है चिकन करी,
तो उसे जितना टाइम और उसे जितना हम सैलरी पे करेंगे या फिर उसके बाद हम जितना प्रोडक्शन कर सकते हैं एक दिन में, अगर कोई सेफ है जो कि 25 मिनट्स में कर रहा है तो उससे हम ज्यादा डिश बना सकते हैं। ओके, सो वर्क स्टडी में आपका टाइम भी बचेगा और आपकी जो लेबर है वो अदर दूसरे जो प्रोसेस है या फिर दूसरे जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर पाएंगे। सो वर्क स्टडी बेसिकली मेंट हाउ टू इंप्रूव योर वर्क प्रोसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन में जिस भी प्रोसेस में आप काम कर रहे हो उस प्रोसेस को कैसे डेवलप करना है सो दैट आपके काम जल्दी हो सके, वो है आपका वर्क स्टडी। ओके, सो वर्क स्टडी इन्वॉल्व्स द, देखो वर्क स्टडी क्या करता है, वर्क स्टडी इन्वॉल्व्स द एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग टाइम, मोशन, मेथड, मैन पावर to achieve greater efficiency and effectiveness in the workplace. The primary objective of work study includes improving the utilization of resources such as time, manpower and equipment and minimizing wastages and optimizing work methods. वर्क स्टडी का बेसिकली मतलब ये है, बेसिकली फोकस ये करना है कि भाई हम कितने जल्दी काम कर सकते हैं, कितने एफिशिएंसी के साथ काम कर सकते हैं और कैसे बेटर काम कर सकते हैं सो दैट हमारा जो रिसोर्सेस है वो बेस्ट यूटिलाइज हो, कम टाइम में हो जाए, हमारी जो मैन पावर है वो बेस्ट यूटिलाइज हो एंड हमारा जो वेस्टेजेस है वो सबसे कम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। सो वर्क स्टडी आप सबका आई थिंक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद चलते हैं टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का सर क्या है? टाइम स्टडी का मतलब है, टाइम स्टडी का मतलब है कि टाइम स्टडी इज ए मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टाइम ए वर्कर शुड आइडियली टेक टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क आज डिफाइंड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। देखो टाइम स्टडी ये कर रहा है कि सर हम टाइम को स्टडी करेंगे कि एक्चुअली एक वर्कर को, एफिशिएंट वर्कर को कितना टाइम लेना चाहिए। जैसे हमने चिकन करी का एग्जांपल लिया, चिकन करी में हम क्या कर रहे हैं कि एक पर्सन 1.5 आवर में बना रहा है, लेकिन पॉसिबल है कि 25 मिनट्स में बनाया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोसेस को इंप्लीमेंट करेंगे, हम लेबर्स को एक्चुअली ट्रेनिंग देंगे कि नहीं आपको इस प्रोसेस में काम करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक स्टैंडर्ड सेट कर लेंगे कि नहीं जो भी चिकन करी जिसको भी बनाना है वो 40 मिनट्स में बनाएगा, खत्म, ये काम 40 मिनट्स में होना चाहिए। तो टाइम स्टडी क्या है? टाइम स्टडी में हम बहुत सारे लेबर्स को लेके चेक करेंगे कि एक लेबर जो एफिशिएंट है, एक इनएफिशिएंट है और एक मॉडरेट लेवल का एम्प्लॉय है, एवरेज एफिशिएंसी जिसका है, तीनों में टाइम गैप कितना रहता है। ओके, और एक्चुअली प्रैक्टिकली एक जॉब के लिए कितना आइडल टाइम होना चाहिए ये फिक्स करने में मदद करेगा आपका टाइम स्टडी। हम टाइम स्टडी करेंगे, लेबर जितना टाइम ले रहे एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए या फिर एक काम में कितना टाइम ले रहे, उसे स्टडी करने के बाद हमें ये पता चल सकता है कि एक एवरेज एम्प्लॉय कितने टाइम में वो काम करेगा। सेम सिस्टम सबके लिए, सेम प्रोसेस सबके लिए, लेकिन एक इनएफिशिएंट एम्प्लॉय कितने टाइम में कर रहा है, एक एवरेज एम्प्लॉय कितने टाइम में कर रहा है, एक एफिशिएंट एम्प्लॉय कितने में कर रहा है और एक सुपर एफिशिएंट एम्प्लॉय। बहुत सारे लोग होते हैं ना गॉड गिफ्टेड की बहुत जल्दी जल्दी ये काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एम्प्लॉय वैसे ही गॉड गिफ्टेड हो और ऐसे ही टैलेंटेड हो, लेकिन एक एवरेज एफिशिएंसी के साथ एक एम्प्लॉय कितना काम कर सकता है वो टाइम स्टडी का मेन काम है और उसमें से स्टैंडर्ड आप सेट कर सकते हो। जैसे हमने बोला कि कोई मास्टर शेफ है तो 25 मिनट्स में बना सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार कोई मास्टर शेफ मतलब प्रो लेवल का मास्टर शेफ रहेगा, ठीक है। सो इसी वजह से हम एक एवरेज टाइम सेट करेंगे। सपोज हमने सेट किया 40 मिनट्स का कि 40 मिनट में आपको बनाना चाहिए। जो 40 मिनट में नहीं बनाएगा वो इनएफिशिएंट है और जो 40 मिनट या फिर उससे कम टाइम में बना रहा है वो एफिशिएंट एम्प्लॉय है। ओके, तो टाइम स्टडी बेसिकली क्या करता है, देखो टाइम स्टडी इज ए मेथड used to determine the amount of time a worker should ideally take to perform a specific task at a defined level of performance। एक defined level of performance में के साथ, एक particular level of performance के साथ कितना टाइम एक एम्प्लॉय को लेना चाहिए। ओके, it involves breaking down a job into different elements, measuring the time required to complete each element and establishing a standard time for the entire task। टाइम स्टडी में और एक काम किया जाता है कि अपनी जो पूरा का पूरा काम है ना उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है कि ये वाला पार्ट 1 है, ये वाला पार्ट 2, ये वाला पार्ट 3, मतलब स्टेप वाइज। ओके, और ईच स्टेप के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया जाता है और ईच टाइम के लिए एक टारगेट भी फिक्स किया जाता है कि आपको ये काम इतने टाइम के अंदर अंदर करना है। सो दैट क्या होगा कि आपकी पर्टिकुलर टाइम में टारगेटेड पीरियड के अंदर अंदर आपका प्रोडक्शन कंप्लीट भी हो जाएगा और आपका काम कंप्लीट भी हो जाएगा। आपकी एम्प्लॉइज के ऊपर हमेशा ये टारगेट रहेगा, हमेशा ये एक प्रेशर रहेगा कि मुझे विद इन द टाइम काम करना है।
ओके। एंड इसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, एफिशिएंसी को भी इंक्रीमेंट कर सकते हो। The goal of the time study is to set realistic and achievable production standard which can be used for planning, scheduling and performance of the evaluation. Okay, देखो क्या बोल रहा है कि टाइम स्टडी का सर मेन गोल क्या है। टाइम स्टडी का मेन गोल ये कि हमें रियलिस्टिक एंड अचीवेबल स्टैंडर्ड फिक्स करना है। जैसे हमने बोला कि 25 मिनट्स, कोई अगर एक मास्टर शेफ है तो वो 25 मिनट्स में कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एम्प्लॉइज उसी की तरह को, सारे के सारे एम्प्लॉइज सुपर टैलेंटेड हो, ये जरूरी नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि अचीवेबल स्टैंडर्ड टाइम सबके लिए फिक्स करेंगे। ओके, उसी के साथ साथ इस स्टैंडर्ड टाइम के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग, स्केड्यूलिंग एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। सपोज हमने 40 मिनट्स किया, तो जो भी नए कस्टमर्स हमारे पास आएंगे, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास प्रॉपर एक टाइम है, हम उसी टाइम के अंदर अंदर क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे, हम उसी टाइम के अंदर अंदर डिसाइड करेंगे हमें कितना ऑर्डर लेना है, हमें कस्टमर को कितने टाइम के अंदर अंदर कमिटमेंट करना है। एंड हम क्या कर सकते हैं, प्लानिंग भी कर सकते हैं फ्यूचर में कितना प्रोडक्ट बनाना है। एंड जो भी एम्प्लॉइज है उनकी इवैल्यूएशन भी हम कर सकते हैं कि हाँ ये जो एम्प्लॉय है वो एफिशिएंट है या फिर ये एम्प्लॉय इनएफिशिएंट है, क्या है। बिल्कुल बिल्कुल सर। थोड़ा सा स्टूडेंट्स एक बार आपको समझना पड़ेगा कि कॉस्टिंग में थ्योरी तो है, कुछ थ्योरीज है जो आपको पढ़ना है। ओके, एग्जाम में शायद ये क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन इसे प्रैक्टिकल वे में जब आप बिजनेस कर रहे हो उसी हिसाब से सोचो और उसके बाद ये पढ़ो कि टाइम कीपिंग मतलब वॉच स्टडी क्या होता है, इसका प्रैक्टिकल यूसेज क्या हो सकता है। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल इसी वजह से दे रहा हूं कि ये रेस्टोरेंट है या फिर फर्नीचर शॉप है, ताकि आप प्रैक्टिकली इमेजिन कर पाओ। ओके, अगर मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दूंगा ना कि बहुत बड़े गूगल के सीईओ क्या करते हैं, तो शायद आप उसे उतना इमेजिन नहीं कर पाओ। लेकिन अगर मैं छोटे छोटे आपको एग्जाम्पल दूंगा कि एक्चुअली एक रेस्टोरेंट में क्या होता है या फिर आपका एक फर्नीचर के शॉप में क्या होता है, तो शायद प्रैक्टिकली हर कोई इसके साथ रिलेट करता है। बिल्कुल, तो आपको इसी तरह से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लेके ही पढ़ाई करना है थ्योरिटिकली, सो दैट आपका थ्योरी आपको याद रखने की जरूरत ना पड़े। अब वर्क स्टडी क्या होता है, जब आप एग्जाम में लिखोगे तो एग्जैक्टली आपको इतना ही लिखना है, लेकिन एक बार अगर आप समझ जाओ ना कि वर्क स्टडी क्या है, ठीक है, और ये क्यों किया जाता है, तो आपको ये सारे चीजों को रटने में ना, ठीक है, सच तो है कि जो थ्योरीज है, अगर कोई बोलता है कि आपको रटना नहीं है थ्योरी, नहीं, आपको थोड़े बहुत तो मतलब थ्योरीज को रट्टाफिकेशन जो होता है ना, थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए आपको, थोड़ा बहुत रट्टा आपको चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको कोई पूछेगा जाके इंटरव्यू में या फिर प्रैक्टिकली पूछेगा कि वर्क स्टडी क्या होता है, टाइम स्टडी क्या होता है, या फिर अगर आप ये सारी चीजें प्रैक्टिकली, आप कोई बिजनेस कर रहे हो या फिर आप कंपनी में किसी भी मैनेजरियल पोस्ट पे हो, तो आप ये सारी चीजें प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है मोशन स्टडी। अब सर ये मोशन स्टडी क्या होता है, देखो मोशन स्टडी मतलब यहाँ पे बहुत जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, बड़े बड़ी कंपनीज होते हैं ना, वो क्या करते हैं, छोटे छोटे चीजों पे भी ध्यान देते हैं। और अगर आप लोगों को एक बुक में बोलूँ ना कि बुक्स सीएमए स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए, ठीक है, अदर देन आपकी सिलेबस वाला बुक ना, आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, जो मोटिवेशनल बुक है या फिर सेल्फ हेल्प बुक्स है ना, वो सब पढ़ सकते हो, और वो आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको कहीं पे जाके बिजनेस करना है, अपनी खुद की जॉब करना है, या फिर अपने आपको इंप्रूवमेंट भी करना है ना, तो ये सारे जो बुक्स है उसमें बहुत सारे मेथड्स लिखे हुए हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल लाइंस लिखे हुए हैं। अदर देन अगर आप सोशल मीडिया छोड़ दो ना, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब की जो शॉर्ट्स है, इसके अलावा या फिर यूट्यूब में किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने के अलावा, संदीप माहेश्वरी हो या फिर और कोई हो, इन्हें सुनने के अलावा या फिर इन्हें सुनने की बजाय आप क्या कर सकते हो, कुछ बुक्स पढ़ सकते हो। इसमें आपके सिलेबस में ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी आ जाएंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो जाएगा, इसी के साथ साथ आपको बहुत सारे नॉलेज भी मिलेगा। तो एक बुक में रेकमेंड करूंगा 1%, एक होता है ना आपका ऑटोमिक हैबिट बोल के एक बुक है, 1% नहीं, ऑटोमिक हैबिट, ओके, ऑटोमिक हैबिट बोल के एक बुक है, उसमें उस बुक में मेजरली फोकस किया गया है कि 1% इंप्रूवमेंट के ऊपर। बिल्कुल 1% इंप्रूवमेंट क्या होता है कि हर एक चीज अपनी जिंदगी में आपकी जो भी अभी हालत है ना, चाहे आपको 1% इंक्रीमेंट करना है, 1% इंप्रूवमेंट करना है, और बाद में इसकी जो इंपैक्ट आएगा बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, तो मोशन स्टडी क्या करता है सर, मोशन स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोशन स्टडी ये शो करता है
कि एम्प्लॉइज काम के टाइम पे सही मोशंस, सही तरीके से, सही पोस्चर से काम कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अगर एम्प्लॉइज सही पोस्चर से काम नहीं करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी डाउन होगा। ओके, अगर एफिशिएंसी डाउन हुआ तो ये लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान करेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग आजकल इन छोटे छोटे चीजों के ऊपर फोकस करते हैं, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर। जैसे एम्प्लॉय को आप प्रॉपर, बहुत सारे ऑफिसेस में एसी होता है, क्यों होता है? क्योंकि नॉर्मली आप चाहो तो उसकी सस्ता जुगाड़ कर सकते हो, लेकिन एम्प्लॉय स्ट्रेस में ज्यादा ना जाए, एम्प्लॉय ज्यादा काम पे फोकस कर पाए, इसके ऊपर फोकस करते हैं। बिल्कुल। सो मोशन स्टडी क्या होता है कि एम्प्लॉयज कैसे मोशन कर रहे हैं, कैसे मूवमेंट कर रहे हैं ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर जॉब। ओके, सॉरी, एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर जॉब। उस केस में आपको मोशन स्टडी का हेल्प लेना है। तो मोशन स्टडी क्या करता है, देखो एक बार। मोशन स्टडी फोकसेस ऑन एनालिसिस एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द मूवमेंट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए टास्क। इट एम्स टू एलिमिनेट अननेसेसरी मोशंस एंड स्ट्रीमलाइन द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस। अब लगेगा कि बहुत ही छोटा चीज है सर, जब आप काम कर रहे हो तो आपकी मर्जी सर, आपके हाथ पैर है, जैसे काम करना है करो। नहीं, एक एम्प्लॉय को पर्टिकुलर किन किन चीजों पे फोकस करना चाहिए सो दैट वो ज्यादा काम कर पाए, ज्यादा उसे फटीग ना आए ड्यूरिंग द वर्क, और वो ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर पाए। इसका भी ट्रेनिंग बहुत सारे फैक्ट्रीज देते, और प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत हेल्प करता है। ओके, आप कैसे बैठते हो, आपकी पोस्चर क्या है, उसी हिसाब से आपकी एफिशिएंसी मैटर करता है। और ये मोशन स्टडी का काम है कि ये एम्प्लॉयज के मोशन को स्टडी करते हैं और एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हैं कि नहीं, आपको ऐसे काम नहीं करना, आपको ऐसे काम करना है। ठीक है, तो ये जो टेक्निक्स होते हैं ना, ये लॉन्ग रन में आपके एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट करते हैं, एंड लॉन्ग रन में आपके एम्प्लॉय कॉस्ट कम होगा। इमीडिएट इंपैक्ट आपको नहीं आएगा, लेकिन अगर आप सही पोस्चर में काम करोगे, सही पोस्चर में अगर आप एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रहे हो तो 2-3 फायदे। नंबर 1, आप जल्दी काम कर सकते हो। नंबर 2, आपको फटीग नहीं आएगा। नंबर 3, इंजरी के चांसेस, जो प्रैक्टिकल, जो अगर हम फील्ड वर्क की बात करेंगे ना, फील्ड वर्क मतलब जो जहां पे फैक्ट्री या फिर प्लांट में लेबर काम कर रहे हैं, मैनुअल वर्क, तो वहां पे आपको इंजरीज नहीं आएंगे। तो ये है मोशन स्टडी। सपोज आप स्टील प्लांट ले लो, स्टील प्लांट में जो आयरन होते हैं ना, वो हीटेड आयरन होते हैं, तो उन्हें सही तरीके से कैसे लेना है, उन्हें किस तरीके से हैंडल करना है, इन सबकी ट्रेनिंग एम्प्लॉयज को दिया जाता है, और ये मोशन स्टडी का काम है। By studying the motion involving in a job, motion study seeks to design more efficient work method, reduce fatigue and enhance the overall productivity. जैसे मैंने बोला, fatigue को reduce करता है, overall productivity increase करेगा, and उसी के साथ साथ आपको क्या होगा, इंजरी के जो चांसेस है वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। ओके, द प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी डेवलप्ड बाय फ्रैंक बी गिलब्रेथ आफ्टर ऑफ्टन अप्लाइड इन द मोशन स्टडी टू सिंप्लीफाई द टास्क एंड ऑप्टिमाइज द मूवमेंट। ओके, ये जो सारे टेक्निक है, ये जो मोशन स्टडी की टेक्निक है ना, वो फ्रैंक बी गिलब्रेथ इन्होंने डिजाइन किया था, और इसकी वजह से एक्चुअली में लॉन्ग रन में बिजनेस में एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है उसमें इंप्रूवमेंट आते हैं। ओके, उसके बाद कुछ और भी टेक्निक्स है, और 2-3 टेक्निक है, उसके बारे में बात करेंगे। एक है आपका जॉब इवैल्यूएशन। ओके सर, जॉब इवैल्यूएशन क्या है? ओके, और जॉब इवैल्यूएशन क्यों करना चाहिए? स्टूडेंट्स, जो भी मैं आज पढ़ा रहा हूं ना आपको, ये शायद हो सकता है कि आपके एग्जाम में ना आए या फिर आ भी जाए। ठीक है, लेकिन अगर आप इससे अच्छे से पढ़ोगे ना, प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत आपको हेल्प करेंगे। ओके, आपकी सिलेबस ऐसे डिजाइन हुआ है ना, बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि ये सिलेबस ऐसे क्यों डिजाइन हुआ है, इसका तो कुछ लॉजिक नहीं है, एग्जाम में तो क्वेश्चन नहीं आते। अरे भाई, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, अगर प्रैक्टिकली लाइफ में आपको बहुत ज्यादा ग्रो करना है ना, बहुत ज्यादा ऊपर जाना है, इतना ऊपर भी नहीं, लेकिन अगर आपको अपने कैरियर में बहुत ज्यादा सक्सेस लाना है, तो इन सारी चीजों के ऊपर आपको सक्सेसफुल होना पड़ेगा। जो लोग भी टॉप लेवल में सीईओ या फिर वाइस प्रेसिडेंट कंपनी के बनते हैं ना, एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, या फिर सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनते हैं ना, वो इन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। आप पूछोगे अगर एफिशिएंसी में सबसे ज्यादा, अगर रिलायबिलिटी में सबसे ज्यादा कोई देश है तो वो कौन है? जापान में ही सारे के सारे टेक्निक्स डेवलप हुआ है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। एक छोटा सा देश इतना ज्यादा एफिशिएंट कैसे हो सकता है? क्योंकि ओनली फोकसिंग ऑन एफिशिएंसी, रिसर्च, डेवलपमेंट, इसी के ऊपर। इंडिया आज तक इतने छोटे से देश को टारगेट भी नहीं कर पा रहा है, ओके, बीट नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब हमारे पास इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं, बट ड्यू टू इनएफिशिएंसी, प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से ही
विदाउट प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट आज हम इस हालत में हैं। ओके, हमें बस रील्स देखना है, इंस्टाग्राम में पोस्ट वगैरह करना है, लाइक्स वगैरह करना है, ठीक है, गर्लफ्रेंड वगैरह बनाना है, ये हमारा मेन मोटिव है। आ जाओ, जॉब इवैल्यूएशन सर क्या होता है? जॉब इवैल्यूएशन का मतलब है, जॉब इवैल्यूएशन जब आप करते हो ना, तो एक पर्टिकुलर जॉब किसको मिलना चाहिए, एक जॉब का पर्टिकुलर काम क्या है, एक जॉब का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्या है, वो हम करते हैं। ओके, इट इज नेसेसरी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू एस्टैब्लिश प्रॉपर वेज एंड सैलरी स्ट्रक्चर फॉर वेरियस जॉब्स। ओके, for doing this scientific manner it is necessary to determine the relative value of the job and hence a job evaluation is done। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम है। देखो, एक लेबर भी 8 घंटा मेहनत करता है। अगर हम रिलायंस की एग्जांपल ले, सपोज रिलायंस में एक लेबर है जो कि 8 आवर्स का मेहनत कर रहा है, और सेम रिलायंस में एक मैनेजर है या फिर रिलायंस का एक टॉप लेवल मैनेजमेंट में एक पर्सन है, वो भी 8 घंटा ऑफिस आ रहा है। एक की सैलरी एनुअली सपोज 15 करोड़ का है और एक की सैलरी एनुअली सपोज 1.5 लाख का है। कितना डिफरेंस है सर? बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सपोज एक को सैलरी 4 लाख, 1.5 लाख बहुत कम हो रहा है, 4,50,000 बोल देते, 4,50,000 है और एक का है 1.5 करोड़, ओके, या फिर 15 करोड़। सर ये जो डिफरेंस है ये क्यों है? क्योंकि कौन क्या काम करता है ना, उसमें डिफरेंस है। इसी को बोला जाता है जॉब इवैल्यूएशन। जो भी टॉप मैनेजमेंट है ना, टॉप मैनेजमेंट का यही काम है कि किस जॉब का कितना वैल्यू है, उसी हिसाब से पगार। किसी को भी कभी कम सैलरी या फिर ज्यादा सैलरी नहीं मिलता है। आपका काम जितना है ना, आप जितना काम करते हो, आप जितना वैल्यू जनरेट करते हो ना कंपनी के लिए, कोई पर्सन होगा वो 1-2 एडवाइस देगा और उसका सैलरी 15 करोड़ का है, क्योंकि वो 1-2 एडवाइस जो वो दे रहा है ना, उसकी फ्यू वर्ड्स के एडवाइस कंपनी के लिए मिलियंस में वैल्यू है। ओके, और आप जो एक बार में मतलब जाके फिजिकल लेबर कर रहे हो, एक दिन में आप 8 घंटे कंपनी के लिए मेहनत कर रहे हो, लेकिन उतना वो लॉन्ग रन में कंपनी को हेल्प नहीं करेगा जितना वो 1-2 वर्ड्स वैल्यू करेंगे। बिल्कुल। सो इसी वजह से जॉब इवैल्यूएशन जरूरी है। जॉब इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है सर? जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, जॉब की कंपनी में जॉब की इंपॉर्टेंस क्या है, उसी हिसाब से जॉब का इवैल्यूएशन किया जाता है। ओके, क्या लिखा है यहाँ पे? इट इज नेसेसरी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन टू एस्टैब्लिश प्रॉपर वेज एंड सैलरी स्ट्रक्चर फॉर वेरियस जॉब्स। ये बोल रहे हैं कि सर सब एम्प्लॉय कब खुश रहेंगे? अगर आप जो भी वो काम कर रहे हैं आप उन्हें अप्रोप्रिएट सैलरी पे करो, अप्रोप्रिएट सैलरी या फिर अप्रोप्रिएट वेज आप पे करो। सही सैलरी देना जरूरी है, लेकिन सही सैलरी ये वर्ड क्या है? आप एम्प्लॉय को जितना भी सैलरी दोगे वो क्या बोलेगा? कम है। मैनेजमेंट को अगर बोलोगे कि इतना सैलरी चाहिए, मैनेजमेंट बोलेगा कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मैनेजमेंट बोल रहे कि मैनेजमेंट जितना सैलरी देगा बोलेगा कि हम बहुत ज्यादा दे रहे, एम्प्लॉय को जितना मिलेगा वो बोलेगा कम दे रहे, तो उसका वैल्यू हम कैसे करेंगे? इसीलिए हमें जॉब इवैल्यूएशन की जरूरत है। ओके, फॉर डूइंग दिस इन ए साइंटिफिक मैनर इट इज नेसेसरी फॉर डिटरमाइनिंग द रिलेटिव वैल्यू ऑफ जॉब्स, हेंस ए जॉब इवैल्यूएशन इज डन। इट इज ए टेक्निक। जॉब इवैल्यूएशन क्या है? बेसिकली इट इज ए टेक्निक ऑफ analysis and assessment of the job to determine their relative value within the firm। एक कंपनी में एक जॉब का वैल्यू क्या है वो निकालना है जॉब इवैल्यूएशन। ओके, जॉब इवैल्यूएशन इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस यूज्ड बाय organizations to access and determine their relative value and worth of different job within the company। The purpose is to establish a fair and equitable structure for compensation and create an organized hierarchy of jobs based on their inherent characteristics। जॉब के इनहेरेंट हिरार्की हमें बनाना चाहिए कि किस लेवल से किस लेवल जॉब फ्लो करेगा, कहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहाँ से अथॉरिटी, कहाँ तक जाएगा। बिल्कुल, तो जॉब इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जॉब का सही वैल्यू, अगर आपको जॉब का सही रेम्यूनरेशन, अगर आपको एम्प्लॉय को सही रेम्यूनरेशन पे करना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर ये मेरिट रेटिंग क्या होता है? जॉब इवैल्यूएशन तो सर पता चल गया हमें, मेरिट रेटिंग क्या होता है वो बता दीजिए। देखो, मेरिट रेटिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? जॉब इवैल्यूएशन हमने ये पता कर लिया कि जॉब का, कौन सी जॉब का क्या वैल्यू है, ठीक है, किस जॉब का कितना वैल्यू है वो हमने निकाल लिया अंडर जॉब इवैल्यूएशन। लेकिन किस एम्प्लॉय को क्या जॉब देना चाहिए, कौन सा एम्प्लॉय किस जॉब के लिए सुइटेबल है, वो हम कैसे निकालेंगे? एक एम्प्लॉय किस जॉब के लिए सुइटेबल है वो हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमें करना पड़ेगा मेरिट रेटिंग। ओके, मेरिट रेटिंग मतलब एम्प्लॉय की क्या क्या एडवांटेजेस है, एम्प्लॉय में क्या क्या
सही चीजें है और एम्प्लॉय में क्या क्या गलत चीजें, क्या क्या वीकनेसेस है, क्या क्या स्ट्रेंथ है। ठीक है, आप लोग अपने सीवी वगैरह में लिखते हो ना, व्हाट आर माई वीकनेसेस, व्हाट आर माई स्ट्रेंथ्स, तो उस हिसाब से आपका जॉब, आपका मेरिट रेटिंग किया जाएगा एंड उस हिसाब से आपको जॉब असाइन किया जाएगा। सो मेरिट रेटिंग क्या है, देखो, job evaluation is relating to the job in order to bring rationality in the wage and salary structure in the organization। job evaluation क्यों किया जाता है, rationality इन सैलरी एंड वेजेस होना चाहिए कि हाँ जितना एक एम्प्लॉय काम कर रहा है उसे अप्रोप्रिएट वेज मिलना चाहिए, उसे अप्रोप्रिएट रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। लेकिन मेरिट रेटिंग क्या है, मेरिट रेटिंग ऑन अदर हैंड मेरिट रेटिंग इज द कंपैरेटिव इवैल्यूएशन एंड एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल्स मेरिट ऑफ द एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय में क्या क्या सही गुण है, क्या क्या खराब है, वो निकालना है मेरिट रेटिंग। ओके, द मेरिट रेटिंग एम्स एट इवैल्यूएशन एंड रैंकिंग द इंडिविजुअल एम्प्लॉय in order to plan and implement rational promotional policies in the organization। merit rating has following objective। मेरिट रेटिंग क्यों किया जाता है, एक तो हम एम्प्लॉय को सही जॉब दे सकते हैं, उसका प्रमोशन वगैरह फ्यूचर में कर सकते हैं, उसे सही तरीके से अपॉइंट कर सकते हैं और उससे ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं। ओके, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है मेरिट रेटिंग का, नंबर 1 टू इवैल्यूएट द मेरिट ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोशन, इंक्रीमेंट, रिवार्ड एंड अदर बेनिफिट्स। एम्प्लॉय का मेरिट जाना हमें जरूरी है, क्यों, तभी उसका प्रमोशन हम कर सकते हैं, इंक्रीमेंट कर सकते हैं, रिवार्ड वगैरह दे सकते हैं, अदर बेनिफिट उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा जो बेनिफिट है, टू एस्टैब्लिश एंड डेवलप ए ओएस सिस्टम एंड इंसेंटिव स्कीम। एम्प्लॉय की जिस जिस एरिया में जो फायदे हैं, एम्प्लॉय की जो एडवांटेजेस है या फिर जो सही क्वालिटीज है एक एम्प्लॉय में, उससे हम उसकी सैलरी वगैरह भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं। टू डिटरमाइन द सुइटेबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर ए पर्टिकुलर जॉब। एक एम्प्लॉय पर्टिकुलर जॉब के लिए सुइटेबल है या फिर सुइटेबल नहीं है, वो उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस से हमें पता चल सकता है, तो ये भी एक फायदा है। उसके बाद है टू एनालाइज द मेरिट और लिमिटेशन ऑफ ए वर्कर एंड हेल्प हिम टू डेवलप हिज कैपेबिलिटीज। टू एनालाइज द मेरिट एंड लिमिटेशन ऑफ ए वर्कर एंड हेल्प हिम टू डेवलप हिज कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस फॉर ए जॉब। अगर हमें एक बार पता चल गया कि एम्प्लॉय की एडवांटेजेस क्या है, मेरिट्स क्या क्या है, डीमेरिट्स क्या क्या है, तो उसके जो लिमिटेशंस है, डीमेरिट्स है, उसमें हम काम कर सकते हैं, उसके जो डिसएडवांटेजेस है उसके ऊपर काम कर सकते हैं और उसे पर्टिकुलर जॉब के लिए सुइटेबल बना सकते हैं। ओके, टू एग्जामाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक कोऑपरेशन, क्वालिटी ऑफ द वर्क डन, अटेंडेंस, रेगुलरिटी, एजुकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस, कैरेक्टर, इंटीग्रिटी एंड इनिशिएटिव। सो एम्प्लॉय की बहुत सारी चीजें कि उसकी इंटीग्रिटी कैसे है, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैसे है, उसकी स्किल कैसे है, उसकी टीम वर्क कैसे है, वो कोऑर्डिनेट अलग एम्प्लॉय के दूसरे एम्प्लॉय के साथ करता है या फिर नहीं है, अटेंडेंस कैसे है, उसकी बिहेवियर कैसा है, वो अदर एम्प्लॉयज को लेके कैसा है, अदर एम्प्लॉयज के साथ उसके रिलेशनशिप कैसे है, अदर एम्प्लॉयज की इंप्रूवमेंट से वो क्या फील करता है, ये सब हमें मेरिट रेटिंग से पता चल सकता है। ओके, लेकिन सर इंडिया में ये सब चीजें किसी एक पर्सन को अगर आप ज्यादा तारीफ करोगे तो इसका नुकसान, इसका इंपैक्ट दूसरे एम्प्लॉयज के ऊपर भी तो सर आएगा ना। बिल्कुल, मेरिट रेटिंग के सिमिलरली बहुत सारे लिमिटेशंस है, ये एम्प्लॉयज के बीच में इनसिक्योरिटी फील करेगा, इनसिक्योरिटी या फिर नॉर्मली एम्प्लॉयज क्या हो गए, एक दूसरे को लेकर इनसिक्योर हो सकते हैं। दूसरा है कि पिछले मतलब पास्ट में कोई अच्छा काम कर रहा है लेकिन अभी उसकी कुछ दिक्कत है, वो काम नहीं कर पा रहा है, उस वजह से क्या हो सकता है, उसके पास्ट वर्क को आप रिकॉग्नाइज नहीं दोगे, तो ये भी एक डिमेरिट है। सो मेरिट रेटिंग का लिमिटेशन, मतलब एडवांटेजेस तो बहुत सारे लेकिन उसके साथ साथ लिमिटेशन भी है। तो इट कैन अंडरस्टूड दैट द मेरिट रेटिंग इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इवैल्यूएटिंग द एम्प्लॉयज। हाउएवर द मेन लिमिटेशंस आर द रेटिंग कैन बी सब्जेक्टिव व्हिच विल गिव राइज टू डिस्प्यूट एंड देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय मे बी गिवन टू मच इंपॉर्टेंस। देखो, मेरिट रेटिंग किस बेसिस पे हम करेंगे, पास्ट में उसने क्या काम किया है, पास्ट में उसने क्या क्या फोड़ा है अपने वर्क लाइफ में, उसको देख के हम क्या करेंगे, उसकी मेरिट रेटिंग करेंगे। बिल्कुल, लेकिन हो सकता है कि सर पास्ट में वो अच्छा काम कर रहा था लेकिन अभी नहीं कर रहा है, तो ये एक लिमिटेशन हो सकता है। एंड ये इनसिक्योरिटी फील कराएगा एम्प्लॉयज को एक दूसरे के साथ कि हाँ ये अच्छा काम कर रहा है, ये इसका एडवांटेजेस है, ये अच्छे स्कूल से पढ़ के आया, ये इसके पास अच्छी डिग्री है। ओके, ये सारी चीजें एम्प्लॉयज के मोरल को डाउन भी करवा सकते हैं, तो ये मेरिट रेटिंग के मेन डीमेरिट्स हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ये जो क्लास था, पहला क्लास, ये थियोरेटिकल क्लास था, मैं बोलूंगा, ठीक है। होपफुली आपको शायद ये बोरिंग नहीं लगा होगा क्योंकि मैं ही चिल्ला रहा हूँ, आप तो बस बैठोगे लैपटॉप के सामने या फिर मोबाइल के सामने। लेकिन एक बात मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसे बार बार आप रीड करिए, उसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा इमेजिन करिए। जब आप थियोरेटिकल पेपर पढ़ रहे हैं ना, सिर्फ कॉस्टिंग नहीं, कॉस्टिंग में तो बहुत ही
कम थ्योरीज है, क्योंकि हमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा सॉल्व करना है। जैसे हमने मटेरियल में किया था ना, बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, तो आपके एग्जाम में नॉर्मली प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएंगे। ओके, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब थ्योरी पढ़ रहे हो ना, आपको किस स्टाइल में पढ़ रहा है। ओके, और उस स्टाइल से आपकी पूरा मेंटालिटी चेंज हो जाएगा। जब आप लॉ पढ़ोगे तो उससे भी आप प्रैक्टिकल इमेजिन कर सकते हो। जब आप डायरेक्ट टैक्स के कुछ थ्योरी वगैरह पढ़ोगे या फिर अकाउंट्स के पढ़ोगे तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। तो थ्योरी के जो पढ़ने का जो नजरिया है ना, वो आपको बदलना चाहिए। ओके, सो इतने ही ज्ञान के साथ आज आपसे हम विदाई लेंगे। आज की क्लास हम इतने में ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के जो पेरोल प्रोसीजर है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके।